हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIE 107 मॉडर्न यूरोप फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू अर्बनाइजेशन? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण का शहरीकरण, अर्बनाइजेशन से क्या संबंध था। मतलब ये बताना है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी वैसे वैसे लोग गांव से शहरों की तरफ कैसे आए और सिटीज कैसे डेवलप हुई। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जब एक देश की अर्थव्यवस्था खेती से निकलकर मशीन और फैक्ट्रीज पर आधारित हो जाती है। अर्बनाइजेशन का मतलब है लोगों का गांव से शहरों की तरफ जाना और शहरों का तेजी से विकास होना। 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए शहरों की रूपरेखा तय की। जहां फैक्ट्रीज बनी वहां काम के मौके बढ़े और लोग वहां बसने लगे। इस आंसर में हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे हुआ। मेन बॉडी। 1. फैक्ट्रीज का उठान और नौकरियों की भरमार। जब फैक्ट्रीज बनी तो उनमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। गांव के लोग शहरों में बेहतर रोजगार के लिए आए। इंग्लैंड के मैनचेस्टर जैसे शहर इसी वजह से रैपिडली ग्रो हुए। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का विकास। शहरों में सड़क, पानी, बिजली और घर जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ। रेलवेज ने इंडस्ट्रियल टाउन्स को जोड़ने का काम किया जिससे ट्रेड और ट्रैवल इजी हो गया। बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सर्विसेज भी शहरों में आई जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी। 3. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। एक नया वर्किंग क्लास शहरों में बना जो पहले के किसान वर्ग से अलग था। इंजीनियर्स, मैनेजर्स जैसे मिडिल क्लास लोग भी शहरों में रहने लगे। क्लास डिवाइड ज्यादा क्लियर हो गया। कामगारों की हालत काफी खराब थी, जैसे चाइल्ड लेबर और पुअर वर्किंग कंडीशंस। 4. शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं और रिफॉर्म्स। शहर जल्दी बढ़े लेकिन प्लानिंग के बिना, जिससे भीड़, गंदगी और बीमारियां बढ़ी। इन समस्याओं के चलते सरकार और रिफॉर्मर्स ने नए कानून और प्लानिंग पॉलिसीज बनाए। फ्रीडरिक एंगल्स जैसे थिंकर्स ने इंडस्ट्रियल शहरों में मजदूरों की जिंदगी पर लिखा। 5. अर्बन लाइफ पर लॉन्ग टर्म प्रभाव। इंडस्ट्रियल शहर इनोवेशन, एजुकेशन और पॉलिटिकल मूवमेंट के सेंटर बन गए। अर्बन कल्चर और आइडेंटिटी नई तरीके से डेवलप हुई। आज भी काफी शहर अपनी इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के बेस पर बने हुए हैं। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हाई अर्बनाइजेशन को जन्म दिया। इसने इकोनॉमी, सोसाइटी और फिजिकल स्ट्रक्चर सबको बदल दिया। अर्बन लाइफ ने नए चैलेंजेस लाए जिनके लिए नए कानून और प्लानिंग की जरूरत पड़ी। ये समझना जरूरी है क्योंकि आज के मॉडर्न सिटीज की जड़ यहीं से शुरू होती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, राइट अ नोट ऑन वुमेन एजुकेशन इन यूरोप ड्यूरिंग 18th and 19th centuries। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप में महिला शिक्षा की क्या स्थिति थी। आपको बताना है कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों ने महिलाओं के शिक्षा के हक को कैसे प्रभावित किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में महिलाओं की शिक्षा में धीरे धीरे परिवर्तन आया। शुरू में लड़कियों को सिर्फ घर के काम, संस्कार और धार्मिक ज्ञान तक सीमित रखा जाता था। लेकिन एनलाइटनमेंट और नारी आंदोलनों के आने से महिला शिक्षा का विकास हुआ। कुछ बड़े सोच विचारक और रिफॉर्मर्स ने इस विषय में इम्पोर्टेंट योगदान दिया। आइए इस दौरान के बदलावों, समस्याओं और प्रभाव को समझते हैं। मेन बॉडी। 1. पारंपरिक सोच और शिक्षा की कमी। 18वीं सदी के प्रारंभ में महिला शिक्षा सिर्फ अमीर तबके तक सीमित थी और उसका मकसद घर गृहस्थी सिखाना था। लड़कियों की शिक्षा ज्यादातर घर पर या आश्रमों में होती थी जहां उन्हें संस्कार और धर्म सिखाया जाता था। ग्राम क्षेत्रों में तो लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई विकल्प ही नहीं होता था। 2. एनलाइटनमेंट और नए विचार। एनलाइटनमेंट काल ने समानता, तर्क और शिक्षा के नए विचार सामने लाए।
रूसो जैसे दार्शनिकों ने महिला शिक्षा का कुछ हद तक महत्व समझा, लेकिन उनकी सोच अब भी पुरुष प्रधान थी। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 लिखकर समाज शिक्षा का जोर शुरुआत की। 19वीं सदी में सुधर और नारी आंदोलन। 19वीं सदी में यूरोप में नारी अधिकारों के लिए आवाजें उठने लगी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने स्कूल सिस्टम में लड़कियों का शामिल होना शुरू किया। ब्रिटेन में एमिली डेविस और एलिजाबेथ गैरेट जैसे लोगों ने हायर एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में महिलाओं के लिए रास्ता बनाया। फ्रांस में जूल्स फेरी के कानून 1880 के बाद लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी बन गई। 4. रुकावटें और सामाजिक विरोध। इन रिफॉर्म्स के बावजूद महिलाओं को करिकुलम, फंडिंग और यूनिवर्सिटीज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। लोग मानते थे कि पढ़ी लिखी महिला अपना पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी। यूनिवर्सिटीज में महिलाओं का दाखिला बहुत देर से शुरू हुआ। कई जगह टू स्कूल होने के बावजूद सामाजिक बंधनों की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी। 5. प्रभाव और विरासत। शिक्षा ने महिलाओं को सामाजिक जीवन में भाग लेने, जॉब करने और रिफॉर्म्स लाने में सक्षम बनाया। फीमेल लिटरेसी बढ़ने से जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ अवेयरनेस आए। एजुकेटेड महिलाएं टीचर्स, राइटर्स और रिफॉर्मर्स बनी जो आगे चलकर नारी मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बनी। कंक्लूजन। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में महिलाओं की शिक्षा में आया बदलाव एक लंबी लेकिन जरूरी यात्रा थी। इस दौरान में शिक्षा को लेकर जो मांगें उठी, उन्होंने आगे चलकर समाज में बड़ा परिवर्तन लाया। आज के समान अधिकारों वाले सिस्टम की नींव इसी युग में रखी गई थी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 9. Write in brief about Germany unification. Question explanation. इस क्वेश्चन में जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताना है, कैसे अलग अलग जर्मन स्टेट्स एक साथ मिले, कौन कौन से वाज हुए और बिस्मार्क जैसे लीडर्स का क्या रोल था। इसका फोकस हिस्टोरिकल प्रोसेस और उसके रिजल्ट पर होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। जर्मनी का यूनिफिकेशन 19th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें छोटी छोटी जर्मन स्टेट्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन गई। इस प्रोसेस को लीड किया प्रशिया ने, जिसका नेतृत्व ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया। 1871 में जर्मनी एक नेशन बना कई वाज और अलायंसेस के बाद। इस आंसर में हम इस प्रोसेस के मेन स्टेजेस और उनका इम्पैक्ट समझेंगे। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड। द फ्रैगमेंटेड जर्मन स्टेट्स। जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले 39 छोटी छोटी स्टेट्स थी जो जर्मन कन्फेडरेशन का पार्ट थी। इन स्टेट्स में कॉमन लैंग्वेज और कल्चर था, पर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। ऑस्ट्रिया और प्रशिया दोनों पावरफुल द पर लीडरशिप के लिए कंपटीशन था। नेशनलिज्म का आइडिया नेपोलियनिक वॉर्स के बाद और 1848 के रेवोल्यूशंस के टाइम स्ट्रॉन्ग हुआ। 2. रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क एंड प्रशर। ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का चांसलर, यूनिफिकेशन का मास्टरमाइंड था। उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के जरिए जर्मनी को यूनिफाई करने का प्लान बनाया। रियल पॉलिटिक अप्रोच यूज की, यानी प्रैक्टिकल थिंकिंग, बिना किसी आइडियोलॉजी के। 3. वॉर्स लीडिंग टू यूनिफिकेशन। डेनिश वॉर 1864। प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया और श्लेस्विग होल्स्टाइन पर कंट्रोल लिया। ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर 1866। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और जर्मन कन्फेडरेशन को तोड़कर नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन बनाया। फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71। बिस्मार्क ने फ्रांस को प्रोवोक किया और साउथ जर्मन स्टेट्स भी प्रशिया के साथ जुड़ गए। फ्रांस हारा। 4. फॉर्मेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर। फ्रांस के डिफीट के बाद जनवरी 1871 में वर्साई पैलेस में जर्मन एम्पायर का अनाउंसमेंट हुआ। प्रशिया के किंग विल्हेल्म आई को पहला जर्मन एम्परर, काइजर, बनाया गया। सारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स एक हो गए, बस ऑस्ट्रिया इंक्लूड नहीं हुआ। इस यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर बन गया। कंक्लूजन। जर्मनी का यूनिफिकेशन यूरोप की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। ये एक मिलिट्री और डिप्लोमैटिक प्रोसेस था जिसमें बिस्मार्क का रोल सबसे की था। इसके बाद जर्मनी एक मेजर इंटरनेशनल पावर बन गया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10. डिस्कस इन ब्रीफ कल्चरल डायमेंशंस ऑफ इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंपीरियलिज्म ने कल्चर पर क्या असर डाला।
पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंट्रोल के अलावा ये जांचना है कि कैसे लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन और डेली लाइफ पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ा। फोकस कल्चरल इम्पैक्ट पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है, मिलिट्री या पॉलिटिकल तरीके से। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमी तक सीमित नहीं था, कल्चर पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इंपीरियल पावर्स ने अपने वैल्यूज, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल कॉलोनीज में फोर्स किए। इस आंसर में हम देखेंगे कि इंपीरियलिज्म ने कल्चर को कैसे बदला। मेन बॉडी। 1. लैंग्वेज और एजुकेशन के जरिए कल्चरल कंट्रोल। सबसे पहले इम्पैक्ट लैंग्वेज पर हुआ। कॉलोनाइजर्स ने अपनी लैंग्वेज इंपोज की, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। स्कूल्स के थ्रू नेटिव लैंग्वेजेस को इग्नोर किया गया और वेस्टर्न एजुकेशन को सुपीरियर बताया गया। जैसे ब्रिटिश इंडिया में मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी 1835 ने इंग्लिश को प्रमोट किया और इंडियन वैल्यूज को नीचा दिखाया। 2. रिलीजन और कन्वर्शन मूवमेंट्स। कॉलोनाइजर्स ने रिलीजन का यूज किया सिविलाइज करने के नाम पर। मिशनरी एक्टिविटीज अफ्रीका और एशिया में कॉमन थी। लोकल रिलीजन्स को बैकवर्ड या सुपरस्टिशियस कहा गया। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया गया, लेकिन रेजिस्टेंस भी हुआ, जैसे इंडिया में आर्य समाज ने हिंदू बिलीफ्स को रिफॉर्म करके स्ट्रॉन्ग बनाया। 3. आर्ट, लिटरेचर और रिप्रेजेंटेशन। वेस्टर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को सुपीरियर बताया गया। पब्लिक बिल्डिंग्स और एजुकेशन में यूरोपियन स्टाइल फॉलो की गई। वेस्टर्न लिटरेचर ने कॉलोनाइज्ड लोगों को बैकवर्ड या एक्सोटिक दिखाया, जिससे वेस्टर्न सुपीरियोरिटी को जस्टिफाई किया गया। एक्सिबिशंस में नेटिव कल्चर्स को म्यूजियम पीसेस की तरह डिस्प्ले किया जाता था, जैसे वो पुरानी और यूजलेस चीजें हो। 4. रोजमर्रा की लाइफ और हाइब्रिड कल्चर। क्लोथिंग, फूड और मैनर्स पर भी इफेक्ट हुआ। अर्बन एलीट्स ने वेस्टर्न ड्रेस और बिहेवियर अडॉप्ट किया ताकि कॉलोनाइजर्स से एक्सेप्ट किए जा सकें। एक हाइब्रिड कल्चर डेवलप हुआ, जिसमें थोड़ा लोकल और थोड़ा वेस्टर्न मिला हुआ था। लेकिन इससे कल्चरल कंफ्यूजन भी हुआ, लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज हो गए, ना पूरे वेस्टर्न बैन पाए, ना पूरे ट्रेडिशनल रहे। कंक्लूजन। इंपीरियलिज्म का कल्चरल इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग था। लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन और लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया। कहीं कल्चरल एक्सचेंज हुआ, तो कहीं कल्चरल लॉस भी। कॉलोनाइज्ड लोगों के लिए ये आइडेंटिटी क्राइसिस का सबब बन गया। आज के पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड को समझने के लिए इन कल्चरल एस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. Analyze the rise of fascism in Italy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इटली में फैशिज्म कैसे उतरा। हमें उस समय के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को समझना है, मुसोलिनी का क्या रोल था और किस तरह से फैशिस्ट आइडियोलॉजी ने इटली में पावर हासिल की। आंसर। इंट्रोडक्शन। फैशिज्म एक फर राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप और ऑपोजिशन के सप्रेशन पर फोकस करती है। इटली में ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उभरा, जब देश में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस था। बेनिटो मुसोलिनी इस आइडियोलॉजी का मुख्य नेता था। फैशिज्म के उठाने के पीछे कई फैक्टर्स दी, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कम्युनिस्ट डर और नेशनल प्राइड का इमोशन। मेन बॉडी। 1. पोस्ट वॉर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेज जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे। लिबरल डेमोक्रेटिक सरकार कमजोर थी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी। वॉर के बाद इटली को प्रॉमिस्ड टेरिटरीज नहीं मिले, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। ट्रांजिशन। इन सब सिचुएशंस ने रेडिकल आइडियोलॉजीज जैसे फैशिज्म के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाया। 2. कम्युनिज्म का दर और सोशलिस्ट मूवमेंट्स। रशियन रेवोल्यूशन के बाद इटली में भी सोशलिस्ट अपराइजिंग्स होने लगे। मजदूर क्लास स्ट्राइक्स करने लगा और रिफॉर्म्स मांग रहा था। ऊपर के वर्ग, जैसे बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड्स, कम्युनिज्म से डर गए और फैशिस्ट ग्रुप्स का सपोर्ट करने लगे। एग्जाम्पल, ब्लैक शर्ट्स नाम के फैशिस्ट गुंडों ने स्ट्राइक्स को वायलेंस से क्रश किया, जिससे एलीट क्लास का ट्रस्ट मिला। 3. बेनिटो मुसोलिनी की लीडरशिप। मुसोलिनी एक पावरफुल स्पीकर और प्रोपेगेंडिस्ट था जो खुद को देश का सेवियर बताता था। उसने देश की लॉस्ट प्राइड और डिसिप्लिन वापस लाने का वादा किया। 1922 के मार्च ऑन रोम के बाद किंग विक्टर इमैनुअल III ने उसको पीएम बनाया, जिससे फैशिज्म को लीगल सपोर्ट मिल गया। ट्रांजिशन।
मुसलिनी ने लोगों की फीलिंग्स को अपने फेवर में बदल दिया। 4. इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आर्मी और मोनेकी का सपोर्ट। बिजनेस ओनर्स और आर्मी ऑफिशियल्स ने फैशिज्म का सपोर्ट किया ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। मोनेकी भी सिविल वॉर से बचना चाहती थी और मुसोलिनी को एक स्टेबल ऑप्शन माना। इस अलायंस से मुसोलिनी ने जल्दी से पावर कंसोलिडेट कर ली। 5. फैशिस्ट प्रोपेगेंडा और वायलेंस काउस। फैशिस्ट ने मास प्रोपेगेंडा से नेशनलिज्म और ओबीडियंस प्रमोट किया। ऑपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया गया, सेंसरशिप लगाई गई। सीक्रेट पुलिस और टेरर टैक्टिक्स से वायलेंस को रेगुलर बना दिया गया। थियरी रेफरेंस। मुसलिनी ने कहा था, स्टेट के अंदर सब कुछ, स्टेट के बाहर कुछ नहीं, और स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं। कंक्लूजन। इटली में फैशिज्म का राइज एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस का रिजल्ट था। मुसलिनी ने लोगों के डर और एस्पिरेशंस को उस करके डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश की। इस केस को समझना आज के समय में भी जरूरी है ताकि ऐसे ऑथोरिटेरियन रेजिम्स दोबारा ना आए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 12. Discuss the cultural changes following the Second World War. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के कल्चर्स में क्या बदलाव आए। हमें वैल्यूज, लाइफस्टाइल, जेंडर रोल्स, मीडिया और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के चेंजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 सिर्फ एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, इसने लोगों के जीवन और सोचने के तरीके को भी डीपली बदल दिया। कल्चर का मतलब होता है सोसाइटी के विचार, रीति रिवाज, आर्ट और लाइफस्टाइल। वॉर के बाद दुनिया भर में जेंडर, रेस, मीडिया और आइडेंटिटी के मामले में नए बदलाव आए। इन चेंजेस को वॉर के दर्द, नए इन्वेंशंस और नए पॉलिटिकल इक्वेशंस ने शेप किया। मेन बॉडी। 1. राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर एंड मास मीडिया। वॉर के बाद खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में इकोनॉमी ग्रो हुई और लोग ज्यादा खरीदने लगे, जैसे कार्स, टीवी और होम अप्लायंसेस। टेलीविजन, रेडियो और सिनेमा ने एक ग्लोबल पॉप कल्चर बनाया। हॉलीवुड मूवीज, अमेरिकन म्यूजिक जैसे रॉक एंड रोल ने दुनिया भर के यूथ को इन्फ्लुएंस किया। मास एंटरटेनमेंट एक पावरफुल कल्चरल फोर्स बन गया। 2. चेंजिंग जेंडर रोल्स एंड फेमिनिज्म। वॉर के दौरान विमेन ने फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और मिलिट्री रोल्स संभाले। वॉर के बाद उनसे फिर से घर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपना फ्रीडम एक्सपीरियंस किया था। इस वजह से 1960 to 70 में स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आए जिसमें वीमेन ने इक्वल राइट्स की डिमांड की, एजुकेशन, जॉब्स और पर्सनल फ्रीडम में। लिटरेचर और सिनेमा में भी वीमेन के एक्सपीरियंसेस दिखाए जाने लगे। 3. यूथ कल्चर एंड काउंटर कल्चर मूवमेंट्स। वॉर के बाद पैदा होने वाली जनरेशन ने ट्रेडिशनल वैल्यूज को चैलेंज करना शुरू किया। 1960 में यूथ मूवमेंट्स जैसे हिपीज यूएस और स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स यूरोप आए। ये लोग वॉर, रेसिज्म और पुराने सिस्टम्स के खिलाफ थे। म्यूजिक, आर्ट और राइटिंग में पीस, फ्रीडम और रिबेलियन जैसे थीम्स दिखने लगे। 4. डिकोलोनाइजेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने इंडिपेंडेंस ली। इससे एक नई कल्चरल डाइवर्सिटी आई। कॉलोनीज से माइग्रेंट्स यूरोप और अमेरिका आए और अपनी कल्चर भी साथ लाए। इससे वेस्टर्न सोसाइटीज में मल्टीकल्चरलिज्म बढ़ा, जिसमें कभी ब्लेंडिंग हुई और कभी टेंशन्स भी। 5. कोल्ड वॉर इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर। यूएस और यूएसएसआर के बीच आइडियोलॉजिकल बैटल ने कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। यूएस में कम्युनिज्म का डर था, मकाथीइज्म, और यूएसएसआर में स्टेट प्रोपेगेंडा होता था। साइफाई, स्पाई थ्रिलर्स और डिस्टोपियन नॉवेल्स पॉपुलर हुए जो कोल्ड वॉर के फियर्स रिफ्लेक्ट करते थे। कंक्लूजन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कल्चर का लैंडस्केप बदल गया। इक्वालिटी, फ्रीडम, कंज्यूमर लाइफ और आइडेंटिटी जैसे नए आइडियाज स्ट्रॉन्ग बने। लोग नए तरीके से जीना और सोचना चाहते थे। आज भी हम उन्हीं बदलावों का असर महसूस करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Colonialism. B. Nation state. C. The Cold War. D. Enlightenment. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। हर नोट लगभग 100 वर्ड्स का होना चाहिए जिसमें आपको डेफिनेशन, की फीचर्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बतानी है।
आंसर, इंट्रोडक्शन। कॉलोनियलिज्म, नेशन स्टेट, द कोल्ड वॉर और एनलाइटनमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। इन्होंने यूरोप और पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले किया। इस आंसर में हम 2 टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। ए, कॉलोनियलिज्म और डी, एनलाइटनमेंट। ए, कॉलोनियलिज्म, मेन बॉडी। डेफिनेशन, कॉलोनियलिज्म का मतलब है एक पावरफुल कंट्री का किसी कमजोर रीजन पर कब्जा करना, वहां के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना। फीचर्स, इसमें लोकल लोगों पर रूल किया जाता था, उनकी इकोनॉमी और कल्चर पर बाहर का कंट्रोल होता था। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज में कॉलोनीज बनाई थी। इम्पैक्ट, कॉलोनियलिज्म ने एक्सप्लॉयटेशन के साथ रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को भी जन्म दिया। आज के ग्लोबल इनइक्वालिटी और नेशनलिज्म मूवमेंट्स का बेस यहीं से आता है। डी, एनलाइटनमेंट, मेन बॉडी। डेफिनेशन, एनलाइटनमेंट 18th सेंचुरी यूरोप में आई एक ऐसी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जिसमें रीजन, साइंस और फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दी गई और ट्रेडिशन और रिलीजन को क्वेश्चन किया गया। की थिंकर्स, वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने लिबर्टी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट किया। इम्पैक्ट, एनलाइटनमेंट ने अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पायर किया, सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया और मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव राखी। कंक्लूजन, कॉलोनियलिज्म और एनलाइटनमेंट दोनों हाई वर्ल्ड हिस्ट्री के मेजर टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं। एक तरफ कॉलोनियलिज्म ने सप्रेशन दिखाया, तो दूसरी तरफ एनलाइटनमेंट ने फ्रीडम और प्रोग्रेस को प्रमोट किया। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के लिए जरूरी है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।